तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है। तो सेल के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, क्या सर इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जो साइंटिस्ट के नाम है वो याद रखना जरूरी है? तो जवाब है जी हाँ। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इन साइंटिस्ट को, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैंने बताया था कि जो लाइन अंडरलाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब वो एनसीईआरटी का लाइन है। गॉट इट? तो कहानी स्टार्ट करें। आइए। सबसे पहला, हाँ। जब सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल एक्चुअली में होता क्या है? तो अगर सेल का शाब्दिक अर्थ देखें, यानी सेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो रूम लाइक स्ट्रक्चर, या रूम समझ सकते हो। ठीक है, रूम। जो रूम हम लोग हमारे घर में होता है ना, ऐसा कुछ, उसको लैटिन में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन ऐसे क्या होता है सेल? तो सेल होता है, देखिए, आइए देखें। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कहा जा रहा है कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो एक कोशिका या एक सेल से बना है। और कुछ कुछ बहुत सारे सेल से बने हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। है ना? तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें, यानी जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, जो किससे बने हैं दोस्तों? सिंगल सेल से। तो उनके अंदर भी वो सारे पोटेंशियल है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। यानी उनका एग्जिस्टेंस अकेले पॉसिबल है। कैसे? तो वो अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब काम करते हैं वो। है ना? आओ देखो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये सारा काम कर रहे हैं, देख ही रहे, यूनिसेलुलर। दिख रहा है यहाँ पे, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल ऑफ लाइफ। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ये डेफिनेशन सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कर देता हूँ येलो कलर से अंडर ब्रैकेट। क्यों भाई? ओमकार, बोला जा रहा है कि कुछ भी, एनीथिंग less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. देखो, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया होगा, है ना? एंड फंक्शनल यूनिट, ये दोनों काफी खतरनाक वर्ड यूज किया है। और नीट में इन दो दो तीन तीन वर्ड्स के साथ ही खेला होता है। पहला क्या वर्ड यूज किया? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। और दूसरा फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर तुमको घर बनाना है, ओमकार, तो क्या तुमको हाँ। ईंट की हाँ। जरूरत पड़ेगी? भैया, हाँ। घर बनाना है तो ऐसे ऐसे ईंट ब्रिक्स तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, ब्रिक्स तो ब्रिक्स तो लेना लेना पड़ेगा पड़ेगा। ना। अगर मैं बोलूँ, तो सुनो भाई ओमकार, ब्रिक्स की जगह ना तुम हाँ। क्या करो, इतने बड़े बड़े पत्थर ले लो। लो, तुम बोलोगे नहीं सर, ब्रिक्स से छोटा कुछ भी स्वीकार्य नहीं है मेरे लिए। हम ब्रिक्स से छोटा तो कुछ लेंगे ही नहीं अगर मुझे घर बनाना है तो। क्यों? अरे हाँ। बोलो भाई, उससे हाँ। छोटा कुछ भी स्वीकार्य ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर ले लो, ब्रिक्स ही ले लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेल से छोटा जो एक नॉर्मल सेल होता है हमारा, ठीक है, उससे छोटा अगर कोई भी चीज देखते हो, तो उसका एग्जिस्टेंस अकेले, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? यानी तुम अगर ले लेते हो वायरस को, तुम किसको लेते हो दोस्तों? वायरस को। तो वायरस बहुत छोटा होता है सेल से। ठीक है, एक नॉर्मल जो सेल होता है ना, ऑन एन एवरेज, उससे बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए हम इसको एक सेल नहीं कहते, या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते वायरस को।
क्योंकि इसका अकेले एग्जिस्टेंस मुश्किल है। ये किसी बॉडी के अंदर जाता है, तभी ये क्या होता है, जीवित। गॉट इट? हाँ सर। बोलो भैया, सभी लोग बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो वैसे ही अगर एक सेल का हम बात कर ले, तो सेल अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा, इसे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट मैंने बताया कि एक सेल अपना अपने साइज के हिसाब का अगर रहेगा तो इसका अकेले एग्जिस्टेंस है, इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जीवन में। ठीक है? जैसे कि घर बनाने के लिए कम से कम बहुत छोटा स्ट्रक्चर, तुमको ईंट तो चाहिए ही चाहिए, ब्रिक्स तो चाहिए, इससे छोटा तुम स्वीकार्य नहीं करोगे, वैसा ही कुछ। दूसरा होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो तुम बोलोगे सर आपका मसल्स या मस्कुलर मूवमेंट की वजह से आप लिख रहे हो। बात सही है कि नहीं है भाई? हाँ सर। यस, सही है। लेकिन मैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे उतर जाऊं, मैं माइक्रोस्कोप से उस मसल्स को भी देखूं, तो तुम बोलोगे सर मसल्स मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना है ना? हम और उसके डिटेल में उतरेंगे तो पता चलेगा वो भी सेल्स से मिलकर बना है। कौन सा सेल? मायोफाइब्रल्स। क्यों दोस्तों, सेल से ही मिलकर बना है। अरे हाँ कि ना? हाँ तो सेल के हाँ अंदर जो चेंजेस हो रहा है, उसी चेंज की वजह से अभी मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, डाइजेशन हो पा रहा है, कुछ भी हो पा रहा है। यानी इंडिविजुअल लेवल पे चले जाओ, और छोटा और छोटा और छोटा, तो छोटा करते 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 तुम पहुंचोगे कहाँ पे? तुम बोलोगे कि सर बहुत छोटा करते चले गए, तो फाइनली हम पहुंचेंगे सेल पे। कहाँ पे पहुंचेंगे? सेल। यानी हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा है, उसको हम यूं देख सकते हैं कि एक सिंगल सिंगल सेल मिलके ही वो काम कर रहा है। मान लो डाइजेशन होता है, मान लो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? इंजाइम की मदद से। तो क्या हम वो नहीं कह सकते कि जहां जिस ग्लैंड से भी वो एंजाइम आ रहा है, वहां के छोटे 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 सेल ही वो रिलीज कर रहे हैं? बताओ। हाँ सर। तो क्या ये हमारे लिए फंक्शनल यूनिट भी नहीं हो गए? अब तुम्हारे मन में एक सवाल और आना चाहिए कि हम ये क्यों माने कि वो सेल ही रिलीज कर रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हाँ सर। तो इसका जवाब कुछ यूं है पहले लाइन में। देखो, इसको हल्के में मत लो, इसको कुछ यूं लो, पहले लाइन में है तुम्हारा। क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया हर वो काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं? बोलो ओंकार। हाँ सर। अगर हर वो काम कर रहा है जो कि एक ही सेल से बना है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक सेल जो होता है वो सारा काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं? तो वही होता है हमारे बॉडी में, या किसी के भी बॉडी में। सारा काम कौन करता है दोस्तों? सेल करता है। जब सब काम सेल को ही करना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई? हम उसे बोलेंगे फंक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल बताओ, कोई यूनिट। दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेल को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कहाँ पे? कॉर्क में। कॉर्क जानते हो किसे कहते हैं? कॉर्क कहते हैं वो पेड़, देखते हो ना, एक मिनट पेड़ दिखाने दो। इस पेड़ के आउटर मोस्ट पे, यहाँ पे देखो, ब्राउन कलर का लेयर होता है ना? हाँ जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बार्क। छाल, पेड़ की छाल कहते हैं ना? हाँ हाँ उसके एक छोटे से टुकड़े को उठा लिया, उसको कॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। और क्या किया, उसी को माइक्रोस्कोप में देखा। ये होते हैं डेड सेल्स। ये कैसे होते हैं? डेड सेल्स। डेट। यानी रॉबर्ट हुक जो सबसे पहली बार सेल को देख रहा था, कब? 1665 में। वो कैसा सेल था? वो बेसिकली डेड डेट। सेल था। वो कैसा था? डेड, याद रखना है। ठीक है, ओके।
उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट, इनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। देखो अंडरलाइन किया, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, यानी ये क्या अच्छा देखा था, डेड सेल, और इन्होंने देखा था लिविंग सेल। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, बहुत साल बाद, वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए, है ना। हाँ डिस्कवरी मतलब होता है जो चीज पहले से प्रेजेंट है, बस उसके बारे में दुनिया वालों को बताना। इन्वेंशन का मतलब होता है जो प्रेजेंट नहीं था, हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है। हाँ अब द इन्वेंशन ऑफ, देखो वर्ड आ गया ना, इन्वेंशन और डिस्कवरी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप revealed all the structural details of the cell। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट होता चला गया, हमें सेल के बारे में और अच्छे से जानकारी मिलना स्टार्ट हो। गॉट इट दोस्तों, बताओ। हाँ बोलोगे हाँ गॉट इट तो है ही। आइए सेल थ्योरी के बारे में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल तुम देखोगे इसी एलन के मॉड्यूल में पीछे, तो तुमको पता चलेगा सवाल पूछा जा चुका है। सवाल पूछा जा चुका है कि मैथियस स्लाइडन थे क्या, क्या वो बॉटनिस्ट थे, क्या वो जूलॉजिस्ट थे, इसके ऊपर सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 1838 का कहानी है ये, 1838 का, जब एक साइंटिस्ट जिनका क्या नाम है दोस्तों, एम स्लाइडन या मैथियस स्लाइडन, जो कि क्या है, एक बॉटनिस्ट। क्या है भैया, एक बॉटनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो अंडरलाइन किया गया है, एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड, इन्होंने बहुत सारे प्लांट को देखा और ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब अलग अलग तरह के सेल्स से मिलके बने हैं। जो क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहा है। तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा है साइंटिस्ट जिसका नाम है थियोडोर स्वान। क्या नाम है, थियोडोर स्वान। ईयर देखो 1839। ये एक जूलॉजिस्ट है, ये क्या है, एक जूलॉजिस्ट। याद रखना है कि ये जूलॉजिस्ट है। ये अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि जितने भी सेल्स है ना, उन सब के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट है। और वो थिन लेयर कौन सा होगा दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा। ठीक है, विच इज टुडे हम्म। नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इसके अलावा ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, यानी थियोडोर ने प्लांट के ऊपर भी स्टडी किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। समझ में आया, इन्होंने क्या देखा, मैथियस स्लाइडन ने देखा कि जो प्लांट्स है वो किससे मिलके बना है, वो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना है। तुम बोलोगे हाँ सही बात है। इसके अलावा मैथियस स्लाइडन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे दोस्तों, बॉटनिस्ट। बॉटनी। याद रखना है, ये पूरा लाइन एकदम पंच लाइन है, पूछ देगा 4 नंबर मिल जाएगा। दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थियोडोर स्वान, टी स्वान। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है टी स्वान एम स्लाइडन, तो याद रखना। इनका कहानी चलता है 1839 का। और ये क्या थे, ये थे एक जूलॉजिस्ट। क्या थे दोस्तों, ये थे एक जूलॉजिस्ट, जूलॉजी। जंतु विज्ञानी। इन्होंने बताया कि भैया एनिमल सेल के ऊपर एक थिन कोई चीज प्रेजेंट है, जिसको आज के युग में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस वक्त वो कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा कि सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है, किसका, प्लांट सेल का। किसका, प्लांट सेल का। हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो स्वान, ये जो स्वान है ना, ये सारे स्टडीज के ऊपर, सिर्फ स्वान का मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस तैयार किया। हाइपोथेसिस यानी काल्पनिक बातें, जिसका एविडेंस देना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या क्या उन्होंने बताया, उन्होंने बताया स्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, ये वर्ड ध्यान देना है। अभी क्या लिखा गया है, हाइपोथेसिस, आगे लिखा जाएगा सेल थ्योरी, इसीलिए। तो स्वान proposed hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। बोलो कोई दिक्कत, यानी वो कहना चाह रहे थे, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है।
सारे लाइन को, क्योंकि देख रहे हो सब लाइन अंडरलाइन किया गया है, सब के सब। तो वो ये कहना चाह रहे थे इनका काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल बातें, हाइपोथेसिस, एविडेंस ये दे ही नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने बोला कि चाहे आप एनिमल ले लो, चाहे आप प्लांट ले लो, ये सब के सब किससे मिलके बने हैं? सब के सब सेल्स से मिलके बने हैं, या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने। बताओ, हम्म, कोई प्रूफ नहीं दे सकते थे ना, इसीलिए इन्होंने बोल दिया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे चलो। तो लोगों ने क्या किया, यानी प्रोफेसर्स या अलग अलग लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके बात को, किसके बात को, स्वान के बात को और स्लाइडन के बात को आपस में मिक्स किया, ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी। क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी। सेल मैं फिर से थ्योरी। बोल दूं, सेल थ्योरी कोई स्वान ने नहीं दिया था, स्लाइडन ने नहीं दिया था, लोगों ने उन दोनों के बातों को मिला के बना दिया। और ऐसा बोला गया, ध्यान से सुनो, स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। कैसा बोला गया? कि स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दिस थ्योरी however did not explain as to how now cells were formed। देखो, इन दोनों ने कुछ थ्योरी तो दिया, लेकिन वो थ्योरी ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर न्यू सेल्स आता कैसे है, न्यू सेल कैसे आता है। तो उसके लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम है, रुडोल्फ विर्को, रशियन साइंटिस्ट, है ना, ये हम्म। दिख रहा है भाई, ओमो, हाँ सर। ये थे रुडोल्फ विर्को। ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, 1855 में इन्होंने बोला कि जितने भी सेल हैं वो पुराने सेल के ही डिवीजन से आता है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड का मीनिंग पूछा गया था नीट में। समझ रहे हो ओमकार? किसका? हम्म, इसका। इसको कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि न्यू सेल्स ऑल द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिखा? यानी ये हम्म, कहना चाह रहे थे रुडोल्फ को कि टेंशन मत लीजिए, मैं देता हूं इसमें वो सवाल का जवाब। उन्होंने बोला जो आप नया सेल देख रहे हो ना, ये जो न्यू सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये न्यू सेल्स, ये एक्चुअली पुराने सेल के ही डिवीजन से बना है। किसके डिवीजन से बना है? पुराने सेल के। पुरान। तो इसी को उन्होंने स्टाइल में बोला, उन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। गॉट इट? इसका अर्थ होता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। गॉट इट? हम्म। अरे गॉट इट, याद रखना है ये सेंटेंस, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। अभी देख लेना, जिसके पास ये मॉड्यूल है पीडीएफ का, खोल के देख लेना सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इन्हीं तीन जो टॉपिक है ना अभी जो सर पढ़ रहे हो, दो तीन सर, क्वेश्चन इसी सारे से दिख जाएगा। स्टार्टिंग वाले पॉइंट स्टार ही कर दिए। क्या कर दिया? हाँ, देख रहे हो ना, पूरा अंडरलाइन किया गया है। तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका देख लेना, एक्सरसाइज 2 का। किसका देखना है? एक्सरसाइज 2। इन सब के ऊपर सवाल तुमको दिख जाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट। आओ आगे बढ़े। तो सेल थ्योरी आज, जब हम इस साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट और इस साइंटिस्ट, तीनों साइंटिस्ट के बात को देख लिए हैं, तब हम सेल थ्योरी को आज कैसे समझते हैं, है ना। तो उस चीज को देख लो, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। हम जानते हैं सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हैं? सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हैं। तुम बोलोगे ठीक। दूसरा, सेल थ्योरी कहता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बोलो याद रखोगे? क्या याद रखना है कि सेल थ्योरी क्या कहता है? ये बातें कहती है, ये बातें कहती है, ठीक है। अगर हम्म, सेल थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाए कब दिया गया था, तो वैसे तो पूछेगा नहीं, पूछ लिया जाए तो 1838 कह सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो, 1838, क्योंकि स्वान ने कहानी जो स्टार्ट किया था और लोगों को बताया था, प्लांट सेल की ग्रुप ऑफ सेल, प्लांट सेल बना होता है टिश्यू से, वो पहले 1838 में ही बता दिया था। 1839 यानी 1839 में स्लाइडन ने बताया था कि भाई
एनिमल प्लांट सब सेल से बने होते हैं। तो ये बात स्वान ने पहले ही बता दिया था। तो इन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बताई थी ना भाई, एक ही बात बताई थी। तो इसीलिए कहते हाँ हैं कि सेल थ्योरी उस वक्त दे दिया गया था, बट इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाया गया 1855 में। किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्को। उन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, तो बस इसको थोड़े मॉडिफाई किया गया। पूछा जाए तो 1838 बोल देना, मॉडिफिकेशन पूछा जाए तो 1855 बोल देना। बट फिर भी ईयर वो तुमसे पूछेगा ही नहीं, ईयर तुमसे नहीं पूछेगा। गूगल करके कोई भी डेट मत लिखना, मैं पहले ही बता दूं। वो क्लास 5 6 7 8 9 10 तक ठीक था। अब गूगल पे कोई काम नहीं चलेगा, जो भी डेटा होगा वो किसका होगा? ऑथेंटिक माना जाएगा, एनसीईआरटी का, है ना। इंडिया में कोई भी एग्जाम, बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ। नहीं। ठीक है। अब आइए सेल का एक ओवरव्यू ले ले क्या? ले लो। अनियन देखे हो भाई, तुम तो डेली काटते होगे, है ना। हम्म। एक टिपिकल प्लांट सेल, अनियन सेल के बारे में बात करें। अनियन को जब लोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे, जो कि स्कूल में बहुत करवाते हैं, तो अनियन सेल को जब देखते हैं तो एक टिपिकल प्लांट सेल है, जिसके पास तुमको सेल वॉल आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ठीक उसके बाजू में यानी अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलेगा? सेल सेल मेम्ब्रेन। में वो हमें दिखता नहीं है ना सर पर। सब दिखता है भाई, ये तो अनियन पिल को सब दिखाता है माइक्रोस्कोप में। अच्छा, सेल वॉल माइक्रोस्कोप। और नहीं, सेल मेम्ब्रेन के ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लिए हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप चाहिए। और जनरली स्कूल में होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो सेल का ओवरव्यू ऊपर से दिखा सकता है, ये सेल है ऐसा ऐसा कुछ, बड़ा सा ऐसा कुछ, ये दिखा सकता है ऐसा। दिखाते हैं ना, चिक सेल दिखाते हैं, अनियन पिल्स, अनियन सेल दिखाते हैं, हाँ। ऐसा कुछ। बस इतना ही दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, आओ आगे। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic. ये चीज मैंने शायद, अब सेल के अंदर हम लोग उतर रहे हैं, देख रहे हो। अब सेल चैप्टर के अंदर एंट्री मार रहे हैं। ये दो सेल है मान लो, तुम बोलोगे ठीक है मान लिया। इनका जेनेटिक मटेरियल देखो ऐसे ऐसे है, इनका जेनेटिक मटेरियल देखो ऐसे ऐसे। दिखा होमो? हम्म। इसका जेनेटिक मटेरियल को एक बक्से में कैद कर दो, और उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे बिखरे पड़े रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? और ये कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। क्या? हाँ। और ये क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। कैरियोटिक। यू कैरियोटिक। यस। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। हम्म। और यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, है ना। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, ओल्ड। ठीक है। तो इसके पास पुराना न्यूक्लियस है ही नहीं, कुछ नहीं है। और इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, सच में न्यूक्लियस है। देखो ऐसे कवर्ड है ये न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसे हाँ। कहते हैं यूकैरियोट्स। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। हाँ, साइटोप्लाज्म तो होगा ना भाई दोनों में, क्यों ओमकार? हाँ। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, और ये मान लो इसके जेनेटिक मटेरियल बिखरे पड़े हैं। तो ये जो बाकी के खाली जगह है, ये जो बाकी का खाली जगह है, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में तो होता है ना। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसको हम डॉट 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 से दिखाते हैं कॉपी में। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो ये सब होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। अब देख लो इंपॉर्टेंट लाइन, एक तो अंडरलाइन भी कर दिया और डार्क भी कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना या जोन ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल में जितने भी एक्टिविटीज हैं, उनके मेन जोन यही है।
in both the plant and animal cell. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी देखोगे ग्लाइकोलाइसिस इसी में होता है। ठीक है, तो जितने हाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ऐसा क्यों? कुछ देर के लिए तुम्हारे मन में यह सवाल आना चाहिए कि अगर ये एक सेल है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमने न्यूक्लियस बना दिया, इसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, मान लो इसके अंदर मान लो हमने ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, गोल्जी बॉडी बना दिया, ठीक है, लाइसोसोम बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला एरिया है, ये जो साइटोप्लाज्म बोल रहा है यही है मेन एरिना, है ना? ऐसा क्यों बोल रहा है? सरफेस एरिया बताओ सबसे ज्यादा किसके पास? तुम बोलोगे साइटोप्लाज्म के पास। तो जिसके पास एरिया ज्यादा, क्या केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा वहीं पे होगा? हाँ बोलो। जवाब है यस। तो इसीलिए याद रखना मृणाली कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। क्या है ये? मेन एरिना है किस चीज के लिए? सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए। इसमें कितना काम होता है इसी चैप्टर में तुम पढ़ लोगे। आगे आइए। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies। देखो यूकैरियोट्स में ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है इन सारे स्ट्रक्चर को सेल के अंदर भी एक मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, ताकि साइटोप्लाज्म और सेल और ये मेम्ब्रेन अलग अलग हो। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसे सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए ही नहीं जाते। भाई ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता। गॉट इट या नहीं गॉट इट? ये बताने वाली तो हाँ जरूरत सर। नहीं है, पहले ही चैप्टर्स पढ़ा नहीं। चुका है। आओ भाई आगे बढ़े। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो दोनों सेल में पाया जाता है। ठीक है, विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन रफ ईआर। देखो क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम दोनों सेल में पाए जाते हैं। क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम होता है दोनों प्रोटीन स्कूल फैक्ट्री, में छोटा सा। पाया जाता है। हाँ, ये छोटा सा प्रोटीन फैक्ट्री है। ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक का बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, देख लो। इसके अलावा ये, अगर तुम प्लांट सेल को पकड़ते हो तो प्लांट सेल के ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? इसीलिए हाँ इस स्ट्रक्चर को राइबोसोम को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसे कहते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर भी ऐसे छुप के बैठा रहता है, धसा हुआ, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ बन जाता है, और उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। हमें क्या कहते हैं? हाँ। RER। RER। तो पढ़ेंगे, वो सब तो पढ़ना ही है। इधर एक्स्ट्रा दे दिया तो ठीक है, बता दिया और क्या। एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प सेल डिवीजन। अभी तुम बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है, बोला है कि नहीं बोला है मैंने? और मैंने बोला है कि हाँ प्रोकैरियोटिक में ऐसे नहीं पाए जाते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये जो राइबोसोम है ना दोस्त, ये राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दे लैक मेम्ब्रेन। क्या है? दे लैक मेम्ब्रेन, है ना, इनके पास किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक मेम्ब्रेन। यानी ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होते। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शंस दे हाँ देगा और पूछ देगा कि इनमें से किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, लो। अब याद ही नहीं है, कहाँ से जवाब दोगे? वैसे इन सब के बारे में इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तब भी जानोगे ये बात, बट अभी भी बता दिए। ठीक है, कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी इनको स्पेशल कोई कवर करके नहीं रखता, सीधा साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर, 7 मिनट और बस 6 मिनट बस अब है। साइज एंड शेप ऑफ सेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।
एक ही पेज पढ़ने में हम लोगों को अच्छे से लग गया 20-30 मिनट। ठीक है, पढ़ते हाँ हैं नेक्स्ट।